Come on, join your hands, beta. Close your eyes and join your hands. साई राम। ओके मैम हाँ बेटा पार्थ। मैंने अदनान को फोन किया था मैम, वो बोल रहा है आ रहा है अभी। ओके ओके थैंक यू बेटा। मैम मैंने प्राची को करा था पर मैम वो ट्यूशन गई है। ओके नो प्रॉब्लम बेटा, जो ज्वाइन हो सकता है वो ज्वाइन हो जाए, क्योंकि किसी की भी मिस्टेक नहीं है। बाय मिस्टेक आई कुड नॉट टेक माय अरेंजमेंट पीरियड, नो दैट इज व्हाई। चलो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, हम तब तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लेटर राइटिंग हमने किया है तो ये समझ में आ गया। लेटर राइटिंग पत्र कैसे लिखना है आप सभी को समझ में आ गया है क्या? पत्र लेखन समझ में आया है? कोई आंसर करे। साईराम परम। और किसी ने अगर ट्राई किया है तो बताओ, किसी ने कोई पत्र लिखा है? चलिए, अब ये पेज नंबर 140 बुक खोल लीजिए। 140 जो हम कल देख रहे थे, इक प्रत्यय लगा के और इत प्रत्यय लगा के, है ना। प्रत्यय हमें पता है कि बाद में लगाया जाता है, ठीक है, शब्द के अंत में। और इसको लगाने से पहले हमको ये समझ में आना है कि मूल शब्द क्या है। शब्द का अपना अर्थ होता है, ठीक है। किसी को भी आप तोड़कर कुछ भी नहीं बना सकते। जैसे मौखिक है तो मौखी प्लस क नहीं हो सकता, ठीक है। संवैधानिक है तो संवैधानिक नहीं होता, संवै प्लस धानिक नहीं हो सकता। आपको मूल शब्द को ढूंढना पड़ेगा कि उसमें आखिर मूल शब्द कौन सा है जिसका अपने आप में अर्थ है, ठीक है। तो ये वाला हम कल कर रहे थे। मौखिक का मुख प्लस इक प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि मुख जो है इसमें मूल शब्द है। अब प्रत्यय के जुड़ने से क्या हो गया, ये मौखिक हो गया है। तो इसी प्रकार से संवैधानिक, संवैधानिक में क्या मूल शब्द था? संविधान। संविधान। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, नियमों को, ठीक है। तो संविधान प्लस एक धन एक संवैधानिक, क्योंकि प्रत्यय के जुड़ते से ही शब्द रूप बदल जाता है, शब्द का रूप बदल जाता है। ऐसे ही प्राथमिक है। प्राथमिक में मूल शब्द क्या है? प्रथम। वेरी गुड, प्रथम प्लस एक, मूल शब्द इसमें प्रथम है। एक के जुड़ने से प्रा हो गया, प्राथमिक हो गया है। ऐसे ही अगला है नैतिक। नैतिक में मूल शब्द क्या था? जल्दी बताओ क्या था? नीति। नीति प्लस एक, नैतिक। पुराण में मूल शब्द क्या है? पुराण। हाँ यस सॉरी, पौराणिक में मूल शब्द क्या है? पुराण। पुराण प्लस एक, पौराणिक। दैनिक में मूल शब्द क्या है? दिन। दिन। वेरी गुड, दिन प्लस एक, दैनिक। दिन मूल शब्द है और एक उसमें प्रत्यय लगा है। अब मुझे बताइए कि कोई आप इक या इत प्रत्यय जिसमें लगा है ऐसे शब्दों को सोच पा रहे हैं? तो फटाफट जवाब दीजिए। और कैसे वो मूल शब्द, उसमें कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है। अगर इक प्रत्यय वाला आपने शब्द सोचा है तो उसमें मूल शब्द क्या है? जल्दी जल्दी उदाहरण देंगे, सोच लो। 1 मिनट का टाइम लेकर सोचें, ठीक है। इनके अलावा या तो इत लगा हो या इक लगा हो उसमें। हम्म राजनीतिक। राजनैतिक, वेरी गुड। क्या मूल शब्द है उसमें? मूल शब्द क्या है? राजनीति। मूल शब्द है राजनीति। राजनीति प्लस एक, राजनैतिक। और बताइए।
और बताइए। वैयक्तिक। वैयक्तिक, वेरी गुड। क्या है, क्या मूल शब्द है उसमें मैम बेटा? व्यक्ति। 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 व्यक्ति में मूल शब्द व्यक्ति मूल शब्द है, उसमें एक जुड़ा तो वैयक्तिक हो गया। मैम शारीरिक। शारीरिक, वेरी गुड। क्या मूल शब्द है उसमें? शरीर। शरीर, वेरी गुड। और बताइए। वार्षिक। भाषिक। भाषिक प्रश्न आप करते हो ना? मूल शब्द? भाषा। भाषा। और एक इत प्रत्यय वाले भी जो सोच सकते हैं आप, मैम इसके अलावा ईय। ईय प्रत्यय, ईय, बड़ी चुप। ई और य। मैम हाँ, धार्मिक। धार्मिक, वेरी गुड। धार्मिक एक प्रत्यय वाला शब्द है। मूल शब्द क्या है इसमें बेटा? मैम धर्म। धर्म, वेरी गुड। और बताइए। शिक्षक। मैम दर्शनीय। भौतिक। मैम दर्शनीय। हाँ, यस, शिक्षित। मैम। शिक्षा प्लस इत, ये तो मैम शिक्षित है। वार्षिक। आप बताइए जल्दी जल्दी, ई प्रत्यय वाले शब्द। मैम वार्षिक। दर्शनीय, वेरी गुड। दर्शन प्लस ई, दर्शनीय। और मैम जातीय। कौन सा शब्द, फिर से मैम बोलो बेटा। मैम जातीय। नहीं समझ में आया, हिमांशु। मैम प्रशंसनीय। हाँ, प्रशंसनीय, वेरी गुड। प्रशंसा प्लस ई, प्रशंसनीय। और हम्म, मैम विश्वसनीय और दयनीय। वेरी गुड। विश्वसनीय, दयनीय। अब देखिए इसमें दिया हुआ आश्रम का अनुमानित व्यय, इत प्रत्यय लगा, अनुमान प्लस इत, अनुमानित, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रत्यय लगा रहे हैं, हम्म, साई राम, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके ओके। चलिए अब इसमें एक आध क्वेश्चन हमारे बाकी थे, उसको हम देख लेते हैं पिछले वाले पार्ट में। हाँ, विप्लव गायन निकाल लीजिए बेटा, विप्लव गायन। देखिए इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है,
पहले तो है प्रश्न अभ्यास में कविता से, कण कण में है व्याप्त वही सर, कालकूट फणी की चिंतामणि। अब ये वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए और किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं? किन चीजों के लिए वही तान है, वही स्वर है, सभी जगह वही स्वर व्याप्त है, सब जगह से वही आवाज आ रही है? वो कौन सी आवाज है, क्या चीज की आवाज है? हम्म? क्या चीज की आवाज है वो? कविता किस पर आधारित है आपकी? नव निर्माण। कौन नव निर्माण। सी वाली? नव निर्माण के लिए क्या चाहते हैं लोग, क्या मैम चाहते नया हैं? निर्माण। नया रास्ता निर्माण। खोजने के लिए। हाँ, तो क्या करेंगे तब, तब नव निर्माण होगा? कौन सी चीज करना चाहते हैं वो? नव जन निर्माण के लिए, जागृति। हाँ, नव निर्माण के जन लिए क्या करेंगे तो नव निर्माण होगा? मैम जन जागृति। जन जागृति। पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। गुड, वेरी गुड। पुरानी चीजों को छोड़ना होगा, क्रांति लानी होगी, गतिशीलता समाज में लानी होगी, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा समाज कैसा हो गया है? जड़ हो गया, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जिसमें कोई नई विचारधारा नहीं है, कुछ भी नयापन लोगों में नहीं है। क्योंकि पता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकारते नहीं है। हम क्योंकि आराम पसंद हो जाते हैं। मान लीजिए आप जैसे अभी इस समय में क्लास ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? घर से। बढ़िया, पूरे साल हमने घर से क्लास ली। अब क्या है, जब अप्रैल में क्लास शुरू होगी तो आप सोचोगे अरे कितना अच्छा था, स्कूल में आना ही नहीं पड़ता था और घर से 2 पीरियड लो, बढ़िया, जैसे भी हाल में बैठे हो, खाओ पियो मजे से कर लो, है ना? जब मन आए लेट जाओ, जब मन आए बंद कर लो, जब मन आए लेफ्ट हो जाओ, कुछ पता नहीं चलता, बड़े आराम से एक साल भर कटा है। तो हम कैसे हो गए? आराम पसंद। ठीक है, आराम पसंद हो जाने से क्या हुआ कि हमारी इच्छा जो है मर चुकी है, हम गतिशील नहीं, हम जड़ हो रहे हैं। हमको आलस ज्यादा पसंद आने लगा है, बजाय इसके कि हम स्कूल जाएं और एक्टिव हो जाएं। तो ऐसी जो जड़ता है जब समाज में आ जाती है तो समाज अपने आप को परिवर्तित कभी नहीं करना चाहता है। समाज किनसे बनता है? किनसे बनता है समाज? कौन बनाता है समाज को? समाज को लोगों की कौन बना? सोच। और लोगों की सोच, और लोग। और लोगों की सोच। हाँ, लोग और लोगों की सोच। समाज हमसे बनता है, समाज हमसे बनता है, समाज से हम कभी नहीं बनते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब हम बोलते हैं ना समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग कौन है? हम हैं। हम गलत सोचेंगे तभी तो हम गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो जब समाज अच्छे विचारों से बन के लोगों से बनेगा, लोगों में अच्छे विचार आएंगे तो समाज का नवनिर्माण जरूर होगा, है ना? तो इस तरीके से समाज को बनाने वाले अगर हम हैं, तो जब तक हम गतिशील नहीं बनेंगे, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व गतिशीलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, वह आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें चेंज करना है अगर समाज को, तो हमको खुद को पहले बदलना पड़ेगा। यदि हम परिवर्तित होंगे तो हमारा समाज भी परिवर्तित हो जाएगा, और यदि समाज परिवर्तित होगा, उसकी विचारधारा बदलेगी, तो देश अवश्य ही परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वही पूछा है कि वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान किसके लिए प्रयुक्त किए गए, किस भाव के लिए? नव निर्माण के लिए, गतिशीलता के लिए, जड़ता को त्याग कर आगे बढ़ने के लिए, विकासशील होने के लिए, क्रांति लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, ये भाव है इसमें। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए, वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से, पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? क्या इन दोनों में कोई संबंध है? वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान का
रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतर तर से। इस पंक्ति से कोई संबंध है क्या? हम्म? जल्दी, जैसा समझ में आता है बोलो तो कम से कम। शुभ्रा बोलो। हाँ, उत्तर, उत्तर दो। वही स्वर, वह ध्वनि, वही तान का कुछ का संबंध रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान से है क्या? यदि है तो कैसा संबंध है? आपको क्या समझ में आया बोलो। इसमें कवि जो अभी वर्तमान है उसको बता रहे हैं। अच्छा, और कोई? ऋषिका, ट्राई मैम, करो। तो ही हाँ बोलो। पंक्तियों में समाज में परिवर्तन की लहर लाने की बात कही गई है। हाँ, परिवर्तन लाने की बात है। वही स्वर, वह ध्वनि क्या है? परिवर्तन का स्वर, परिवर्तन की ध्वनि है। ठीक है। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, मतलब रुके हुए जो अवरोध पैदा हो गए थे, जो समाज में रुकावटें थी, उससे परेशान होकर अब क्रांति की जो चिंगारी फैली हुई है, वो हर एक के मन में है, मन से बाहर आ रही है, उसको रोक पाना मुश्किल है। तो इसका संबंध है परिवर्तन से, परिवर्तन के भाव से, नवनिर्माण के भाव से, गतिशीलता से। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबे मेरी, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। इसका क्या क्या आशय है, क्या भाव है इसमें? हम्म? मिजराबे किसको बोलते हैं? मिजराब, मिजराब किसको बोलते उनकी उंगलियां थक गई हैं। हैं? जो उन्होंने बोला है ना, देखो, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कवि क्या बोलते हैं कि हे मनुष्य, या जो भी समाज के वो लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं और मुझे बोल रहे हैं या कवि से बोल रहे हैं कि भाई कोई ऐसा गीत गाओ या ऐसा गीत सुनाओ जिससे सुनकर ही जोश आ जाए। आप मूवीज के गाने सुनते हो, आप फिल्मों के गीत सुनते हो, और आप देखते हो कि गीत को सुनने मात्र से वो भाव आपके अंदर उत्पन्न होने लगता है। जैसे आप एक गीत सुनते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, आप देखो हर जगह वही गीत सुनाई देते हैं और आपके मन में जो जाता है। कोई भावुक गीत सुनकर आपको बड़ा दर्द सा अनुभव होता है। कोई तेज रिदम वाला गीत सुनकर आप लगता है कि आपको कि बस कोई बोल दे डांस करना है और आप डांस करना शुरू कर दें। तो जो गीत और संगीत का जो असर है हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा होता है, हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा यह असर डालता है। तो कवि बोलते हैं कि तुम जो समाज के लोग हैं वो मुझे कह रही कि कोई कवि ऐसी तान सुनो, ऐसा गीत लिखो जिससे कि पूरा समाज हिल जाए, कि मैं गीत तो सुना दूंगा, वही बेसुरा होगा। बेसुरा क्यों होगा? कि मैंने बड़ा प्रयास करते के लिए और अब मैं थक चुका हूँ। मैंने इतनी वीणा बजाई है, इतनी वीणा बजाई है कि उस तार हैं वो टूट चुके हैं, और वीणा को बजाने के दौरान मेरे हाथों की जो उंगलियां हैं वो ऐंठ गई हैं। तो अब मेरे हाथ की उंगलियां अच्छे से काम नहीं कर रही, मतलब अब मैं प्रयास कर करके थक गया हूँ। अब मुझ में वैसी चीज नहीं है कि मैं बड़ा मधुरता से गीत गाऊं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि मिजराबे टूटी है, मतलब तार टूट जाने से बड़ा ही बेसुरा संगीत निकलता है। तो सावधान, वो बोलते हैं कि सावधान हो जाओ जो परिवर्तन चाहते हो समाज में, क्योंकि जब भी समाज में परिवर्तन आता है लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोग बहुत बुरा बुरा कहते हैं, लोग उसको स्वीकार नहीं पाते हैं, है ना। जब आपकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई थी, आप इमेजिन करो, आज से 8-10 महीने पहले की बात, या जून जुलाई में, जब आपको पता चला होगा कि हमें जूम से क्लास लेनी है या गूगल मीट पे क्लास लेनी है, तो आपके मन में क्या उथल पुथल मच रही होगी, पता नहीं कैसे लेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मोबाइल काम करेगा कि नहीं करेगा, लैपटॉप
फोकस ही नहीं हो पाएगा, मैनेज कैसे करेंगे। आज इतना आसान है अपने लिए सब कुछ। ठीक, आपकी जैसी स्थिति हमारी भी थी। कितनी ट्रेनिंग करेंगे, कैसे education लेंगे, कैसे क्लासेस लेंगे, पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को। ब्लैक बोर्ड पे तो हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, क्या सिर्फ बोलकर समझा सकते हैं? हमने भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन आज से 8 महीने पहले वाली स्थिति अब नहीं है हमारे पास। पर उस समय ऐसा लग रहा था काश स्कूल खुले होते तो कितना अच्छा रहता। कितना आसान है बच्चों को ब्लैक बोर्ड के द्वारा क्लास में पढ़ाना। लेकिन अब 8-10 महीने के बाद क्या हो गया है, हम इसमें भी पक्के हो गए हैं। हम इन बातों को भी, इन चीजों को भी बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं। आप भी उतने ही अच्छे से क्लास ले पा रहे हो। तो क्या वही स्थिति है आज भी आपकी? नहीं है, है ना? अभी तो वो स्थिति है ही नहीं। अब हम चुक गए हैं। हमारे समाज में, हमारे स्कूल वाले समाज में परिवर्तन आ गया है। हर जगह, हर ऑफिस में परिवर्तन आ गया है। सब ऑनलाइन होने लग गया है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जिसको हम सोचते थे सिर्फ कि कैसा होता होगा, वो हम हकीकत में जी रहे हैं, है ना? तो कभी भी नया चीज जो आता है वो हमारे लिए मन में एक भय लेकर आता है शुरू में। लेकिन जब हम पक्के हो जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम उसके साथ में बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसे ही इसमें कवि ने कहा है कि भाई अगर मेरे से अपेक्षा करते हो कि मैं परिवर्तन का गीत सुनाऊं तो मैं बिल्कुल सुनाऊंगा, पर तैयार रहना, क्योंकि वह संगीत तुम्हारे को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना बेसुरा होगा और इतना बुरा लगेगा। तो भी तुमको बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम डिमांड कर रहे हो। एक और चीज इसमें कि ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए अनुमान और कल्पना में देखिए। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्ष। अब मैंने बता दिया कि विप्लव का मतलब क्या है। विप्लव गायन कविता का नाम क्यों रखा होगा कवि ने? चलो, जिसने नहीं बोला, हर्ष, आप उत्तर देंगे बेटा? हर्ष, आप क्लास में हो? हर्ष, हिमांशु? यस मैम। कविता का मूल भाव है गलत रीति रिवाजों, विचारों को त्याग कर नवनिर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। इसलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आश्वासन करना। वेरी गुड। और कोई? और कोई कोशिश करेंगे? हरिया फरिया कोशिश करो। यस मैम। बेटा। इस कविता का शीर्षक विप्लन गायन इसलिए रखा गया होगा क्योंकि कवि जड़ता को त्याग कर समाज को विकास एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर करना चाहते होंगे और सामाजिक विकास को अवरुद्ध करने वाली शक्तियों से संघर्ष करते हुए नव निर्माण करना चाहते होंगे। वेरी गुड। कोई भी चीज को पहले जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जब उसको लागू करते हैं, तो सब कुछ आसान नहीं होता है ना? अभी मैंने आपको बेवक्त बुलाया है, तो देखिए आपके लिए भी मुश्किल है। किसी को आराम करना होगा, किसी को सोना होगा, किसी को कहीं जाना होगा, है ना? किसी को अच्छा नहीं भी लगा होगा, पर भी आपने ज्वाइन किया। तो ऐसे ही किसी चीज को, किसी नवीनता को लाने के लिए प्रयास अथक करना पड़ता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, फर्स्ट टाइम आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना? जब आपने लिखना शुरू किया होगा, ABCD क ख ग घ 1 2 3 4, LKG में जब गए होंगे या नर्सरी क्लास में गए होंगे, तब आप इमेजिन कर सकते हो आपको एक लाइन भी नहीं लिखना आता था, आपको ठीक से बोलना भी नहीं आता था, अपने काम खुद से करना नहीं आता था। लेकिन आपने किया, और करके आप इतने स्किल्ड हो गए हो, आप इतने ज्यादा कुशल हो गए इन कामों में कि आज आप अपने आप से कर सकते हो। आपको बताना नहीं पड़ता कि ये क है या ख है कि ग है कि 1 है कि 2 है, आपको आता है।
आप उससे कहीं आगे बढ़ गए हो। पर आपने जब बेसिक शुरू किया होगा, जब स्टार्टिंग की होगी इन सब चीजों की, तो कितना मुश्किल काम होगा। बोर हो जाते होगे, बुरा लगता होगा, क्यों पढ़ना है, खेलना ही अच्छा होता है ना। तो जब भी कोई नया काम शुरू होता है हमारे भले के लिए, हमको अड़चनों का सामना करना पड़ता है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, और हमारे सामने अवरोध भी आते हैं। और इन अवरोधों को पार करके हमें आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुश्किल हमसे बड़ी नहीं है, हम उन पे उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ हमारे दिमाग में प्रॉब्लम आती है, हमारी सोच में प्रॉब्लम आती है। यदि आपकी सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आप अवश्य ही उस चीज में सफल हो जाएंगे। और अगर नकारात्मक है तो आप कितना भी प्रयास कर ले, उसके बाद आप सफल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पाठ था आपका प्रश्न उत्तर। इसमें ज्यादा प्रश्न उत्तर नहीं है। ठीक है, जरा वापस इधर आ जाइए। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर कर ले बेटा। अच्छा, एक चीज और, कहानी लेखन आता है क्या आप लोगों को? कहानी लेखन आता है ना, कहानी लिखनी आती है ना आप सभी को? आती है या नहीं आती है? आती है। आती है ना, हाँ। तो यदि आपको बोला जाए कि अपने किसी एक पाठ के आधार पर कोई कहानी लिखो, तो आप लिख पाओगे? आप लिख पाओगे? यस मैम। ओके। तो जितने बच्चे आज क्लास में हैं ना, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ना एक कहानी अपने पाठ में से किसी भी एक पाठ को कहानी के रूप में कल प्रस्तुत करें। छोटी सी कहानी, जिससे कोई हमको सीख मिलती हो, जिससे हमको कोई सीख मिलती हो। ठीक है, जैसे आप वीर कुंवर सिंह की कहानी ले ले, मान लीजिए कि वीर कुंवर सिंह बचपन से कैसे थे, पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, उनका मन नहीं लगता था, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपने देश को आजाद कराने के लिए डट गए। जिस भी तरीके से वो कर सकते थे उन्होंने किया, जिस तरीके से भी हथियारों की लेन देन कर सकते थे, मेलों के प्रयोग से उन्होंने अपने आप को सशक्त बनाने की कोशिश की, वहां पे सभाएं आयोजित की, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से योजनाओं के बारे में चर्चा की, और अंततः अपने प्राण गंवाने के बाद उन्होंने देश को आजाद करा ही लिया। ठीक है, तो उनकी देश की आजादी जो है, जो उन्होंने हमें आजादी दिलवाई, या जो उन्होंने उसके अंदर योगदान दिया, जो उन्होंने अपना एक पार्ट प्ले किया, अपना जो रोल प्ले किया, उसके लिए जो भूमिका दी, वो आज हम सभी के लिए क्या है, एक प्रेरणा स्रोत है। तो एक आपने इसको एक कहानी में डेवलप कर दिया। मैम अपने वर्ड्स में लिखनी है? हाँ, अपने वर्ड्स में बेटा, बिल्कुल अपने वर्ड्स में, है ना। ऐसी अगर आपने कोई कहानी ले ली, मान लीजिए रोहिणी वाला पाठ है, जो मिठाई वाला पाठ है, किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने आप को चाहे तो सब कुछ चला जाने के बाद भी जीने के लिए अपने को प्रेरित कैसे करता है। उस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि यदि आप सब कुछ गंवा भी दें और आप जीवित हैं, तो आप दूसरों की मदद करके कैसे अपने जीने का एक सहारा ढूंढ सकते हैं। उसने हिम्मत नहीं हारी, और उसने किस प्रकार से दूसरे बच्चों में अपने बच्चों को खोजा, जिससे वह खुश रह पाता था और अपने जीवन को जी पाता था। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, आप अपनी छोटी से छोटी चीज में भी आप ढूंढ सकते हो। आप चिड़िया वाला पाठ ले सकते हो, माधव दास और वो छोटी सी चिड़िया, कि अपने परिवार के प्रति उसका कितना अटैचमेंट था। आप यासुकी चान वाला पाठ ले सकते हो, तो चान की जो साहस थी, साहस की बात को आप बताते हुए कि यदि हम लगन से किसी चीज में जुटे रहें, डटे रहें, तो सफलता हमें मिलेगी ही। ऐसा संभव नहीं है कि सफलता हमसे दूर चली जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक कहानी लिखनी है, और अगर इमीडिएटली आप कोई कहानी सुना सकते हो तो और भी अच्छी बात है क्या? कोई सुना सकता है कहानी? हम्म? कौन सुना सकता है, बताओ जल्दी। किसी को आती है कहानी? नहीं आती? ओके,
चलो एक बार जरा इस पे पहुंच जाओ, रहीम के दोहे पे। रहीम के दोहे पर आ जाइए फटाफट से। आ गए। अच्छा, पहला दोहा है, देखो। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। अब रहीम दास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र के बारे में बताया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सच्चे मित्र पर एक अनुच्छेद लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? सच्चा मित्र पे एक अनुच्छेद लेखन दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? कौन बता सकता है क्या लिखेंगे? कोशिश तो करो। हम्म, हरियप हरियप। मैम, आप क्या परम? वेरी गुड। मेरा नाम परम है और आज मैं आपको एक ऐसा अनुच्छेद सुनाने वाला हूँ जिसमें सच्चे मित्र के बारे में जानकारी होगी। सच्चा मित्र वो ही है जो अपने दोस्तों को जो अपने मित्रों के लिए हर हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हो। कभी हम हमेशा सही चीजों में हमारा साथ दे और गलत चीजों में हम गलत चीजें करने के लिए हमें मना कर दे। हमें हमेशा यह बताए कि हमें हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत। और अगर हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं तो हमें सही मार्ग पर आने के लिए अ, आने का आदेश दे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुड। है ना? तो ऐसे आप छोटी छोटी कहानियां बना सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो। अब एक कहानी मैं आपको बताती हूँ, ये रहीम के दोहे से सच्चा मित्र। ठीक है? जो मैम लाल बहादुर। हाँ बेटा। मैम हमारी कहानी चैप्टर से रिलेटेड होना जरूरी है। नहीं, आप उस चैप्टर को बेस बना सकते हो और अपनी बातें भी उसमें जोड़ सकते हो बेटा। ठीक है? चैप्टर को बेस बनाकर अपनी बातें जोड़ सकते हो। ठीक है? परम, समझ में आया बेटा? ओके मैम। हाँ। और कोई, और किसी को कुछ कहना है? मैम जैसे वो वीर कुंवर सिंह की जो स्टोरी है, मैम उसके जैसे किसी और फ्रीडम फाइटर की लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन वीर कुंवर सिंह को आपने बेस बना लिया। अगर जाता है तो आप उस आधार पर दूसरी कहानी लिख सकते हो किसी और फ्रीडम फाइटर के बारे में। है ना? जो डिमांड है प्रश्न की, जिस प्रकार से पूछा जाए उस प्रकार से आप उत्तर करेंगे। ठीक है? आप चाहे तो अपने रियल लाइफ के भी कुछ उदाहरण दे सकते हो, आसपास के जीवन से भी उदाहरण दे सकते हो। आप क्या सोचते हो, कहीं कुछ पढ़ा हो उसको भी आप वहां पे कोट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत, आपका स्टाइल आपका अपना है बेटा। है ना? कभी भी जो लिटरेचर होता है, जो भी भाषा है ना, उसमें आपको पूरा फ्रीडम होता है कि आप अपने तरीके से उसको प्रस्तुत करें। ये जरूरी इसी के हिसाब से ही आपको अपना प्रस्तुतिकरण करना है, नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैं तो आपको सिर्फ गाइड करने के लिए हूँ बेटा। हो सकता है आप उससे भी बहुत अच्छा सोच सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे क्रिएटिव तरीके से अपनी कहानी को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है? आप में से कौन लैपटॉप से जुड़ा हुआ है? मैम कोई परम। बच्चा है? परम। बेटा अब मैं शांति पाठ कर रही हूँ। ठीक है? इसके बाद आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे। ठीक है? क्योंकि मैं बाहर हूँ, मैं मोबाइल से हूँ। ठीक है? चलिए, लेट अस डू शांति पाठ। चलिए। शांति शांति शांति। साई राम। चलिए आप मैम सायरा मैम। साई राम। परम रिकॉर्डिंग करते हैं बेटा। रिकॉर्डिंग